हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी पार्ट 3 जो आपके पास बुक है उसमें रेशियो एनालिसिस चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं. और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर हम बात करें वाइवा और प्रोजेक्ट वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आता ही है, तो इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से करें तो है, मानते हैं फॉर्मुलेज हैं इसमें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसे ध्यान से समझें और इसकी चारों प्रॉफिटेबिलिटी जो टाइप्स हैं, जो रेशियोज हैं, उन्हें तरीके से करें तो ये आपके लिए बहुत ही इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है डियर, ट्रस्ट मी, राइट. क्योंकि आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी काम आता है एज वेल एज ये आपके एग्जाम में भी काम आता है, तो डबल बेनिफिट है. तो इसको तो बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है, राइट. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है डियर, इसका फायदा क्या है. देखिए, जो भी आप पूरी थर्ड बुक पढ़ रहे हैं उसका जो पूरा बेनिफिट है वो यही है कि कंपैरिजन करने में, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और जो एनालाइजिंग, मतलब लास्ट में आप क्या करना चाहते हो कि फाइनली आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंसेस से कंपेयर करना चाहते हो, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को. और इवन आप ये भी चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज के साथ बाकी चीजों को कंपेयर करना, ठीक है. और आप ये भी चाहते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को किसी दूसरी फर्म के साथ कंपेयर कर सके. तो आप ये समझ सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो कंपैरिजन में मदद करता है, चाहे वो इंटर फर्म कंपैरिजन है, चाहे वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन है. किस तरह की कंपैरिजन की हमने बात करी? इंटर फर्म होता है जब एक फर्म दूसरी फर्म से कंपेयर करती है, और इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है जब फर्म अपनी ही परफॉर्मेंस को पिछले सालों की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करती है. दैट इज इंट्रा फर्म, विद इन द फर्म. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. एक एक करके रेशियो डिस्कस करेंगे और उसका सिग्निफिकेंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे. होपफुली आपको इससे मदद मिलेगी. और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. बस यही आप लोगों की तरफ से हम लोगों के लिए रिवॉर्ड है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की फ्री वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर सके. तो आपको हम ये बता दें कि यहां पर पहली बात तो 4 टाइप की रेशियोज आपकी पूरी बुक में डिस्कस करेंगे हम लोग. लिक्विडिटी रेशियोज, एक एक करके हम आपको इसका मतलब भी बताएंगे. लिक्विडिटी रेशियोज, राइट. सेकंड है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियोज. थर्ड है हमारे पास टर्नओवर रेशियोज. एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम आपको 4 पार्ट में कोशिश करेंगे कि आपको चारों जो रेशियोज हैं, चारों की जो कैटेगरीज है, वो एक एक कर आपके साथ डिस्कस करें. तो सबसे पहले डियर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विडिटी रेशियोज. पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं कि ये रेशियोज करती क्या है. लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर डियर हम 2 रेशियोज डिस्कस करेंगे. सबसे पहली है आपकी करंट रेशियो और दूसरी है क्विक रेशियो. इन दोनों ही रेशो का जो पर्पस है, लिक्विडिटी मींस क्या होता है? कैश. यानी हम इस रेशो के तहत ये देखना चाहते हैं क्या हमारी फर्म इतनी केपेबल है कि वो अपने शॉर्ट टर्म उधार टाइम पे चुका सकती है. आप खुद सोचिए, अगर आप अपने जो डेली बेसिस के खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं कर सकते तो आपको कोई इंसान लॉन्ग टर्म लोन कैसे देगा? मतलब अगर आप अपने किसी फ्रेंड से जाकर कहते हो यार मुझे 4 साल के लिए लोन चाहिए क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ परचेज करना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी करना है, और वो देखता है भाई कि तुम डेली खर्चे भी, तुम्हें रोज रोज कोई बंदा पकड़ के दुकानदार कह रहा होता है भाई तेरा वो पैसा बकाया है, तेरा ये पैसा बकाया है, तो आप खुद सोचिए जिस बंदे के शॉर्ट टर्म उधार भी टाइमली नहीं चुकते वो लॉन्ग टर्म लोन कैसे चुकाएगा? दैट इज अ सेकंड कैटेगरी, सॉल्वेंसी रेशियो. तो बेसिकली जो फर्स्ट 2 रेशियोज हैं ये आपकी कैपेबिलिटी चेक करती हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करती हैं कि आप अपने लोनों को कितने कैसे एफिशिएंटली जो है चुका सकते हैं. लिक्विडिटी रेशियो इज बेसिकली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है और सिर्फ इसको सॉल्वेंसी रेशियो नाम दिया गया है. एंड लिक्विडिटी रेशियो इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जो बेसिकली ये चेक करती है कि कंपनी में कितनी कैपेबिलिटी है, कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज, कंपनी अपनी क्विक लाइबिलिटीज को कितनी जल्दी चुका पाती है. तो ये रेशियोज दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब किसी कंपनी की ये वाली रेशियोज अच्छी होंगी तब जाके आगे चेक करने का कोई फायदा है. जिस कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन तो बहुत बात की बात है, शॉर्ट टर्म लोन ही कंपनी नहीं चुका सकती. 2 दिन 3 दिन के लिए आपने किसी से उधार लिया 200-500 रुपए का, अगर आप वही नहीं चुका पा रहे तो आपको कोई बंदा 2 लाख रुपए कैसे दे देगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज, जिसको हमने बताया इट
चेक्स द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनीज हैं वो अपने शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशंस हैं वो चुका पाते हैं नहीं। यानी अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाया तो ऐसे केस में, जो कि 20 से 30,000 रुपए का है, तो ऐसे बंदे को अगर बैंक लोन लेने आया है वो बंदा बैंक से 30-40 लाख रुपए का, तो ऐसे बंदे को तो बैंक लोन देगा ही नहीं। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी चेक करता है कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी चुकाने में आप कितने केपेबल हैं। ठीक है, इन दोनों रेशो का यही पर्पस है आपके पास। तो एक एक करके दोनों रेशो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं करंट रेशो। करंट रेशो का डियर फॉर्मूला होता है आपके पास करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट में क्या क्या आता है, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, इसके लिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है आप कह सकते हो रट्टा मारना है, कुछ भी कह सकते हो, या मेमोराइज करना है, जो भी चीज है ये आपके लिए एक है। इस थर्ड बुक के अंदर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट जरूर याद करना है डियर। अगर आप वो नहीं याद करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, चाहे आप रेशो की चैप्टर की बात करें, चाहे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें। तो सबसे पहला काम इस चैप्टर को नहीं करेंगे, हमने आपके पास फॉर्मेट डाला हुआ है, प्लीज उसे फॉर्मेट को लाइन वाइज जो है वो आप याद करिए, कोशिश ये करिए कि उसको मेमोराइज करिए, आगे भी आपको मदद करेगा ग्रेजुएशन में। तो करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, तो उसके अंदर हमने आपको करंट एसेट बताई है कि करंट एसेट क्या क्या होती हैं। फिर भी हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। आपको पता है कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हम यहां शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और नाम पूरा बोल रहे हैं आपके पास, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल होता है जिसके अंदर आपके पास डेटर और बिल रिसीवेबल होगा, राइट। ठीक है, इसके अलावा इन्वेंटरीज होती हैं। और एक बात याद रखिएगा, वैसे जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जो इन्वेंटरीज होती हैं उसके अंदर लूज टूल का भी बैलेंस होता है, लेकिन जब आप करंट एसेट लेंगे तो लूज टूल का बैलेंस एक्सक्लूड करना है। यानी अगर आपको इन्वेंटरीज के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है जो कि आपके पास बचा हुआ रह गया, और लूज टूल का भी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, लूज टूल होते हैं नट बोल्ट वगैरह वगैरह, उनको करंट एसेट रेशो में नहीं लेते। बैलेंस शीट में काउंट होता है नो डाउट, लेकिन जब आप करंट एसेट रेशो लेंगे तो करंट एसेट के अंदर इन्वेंटरीज के अंदर लूज टूल को काउंट नहीं करना, याद रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा आपके पास होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज आप बोल सकते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा आपके पास अदर करंट एसेट्स में जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपके पास आ जाते हैं। प्रीपेड अगर आपने कोई भी चीज करी है, एडवांस टैक्स आपने पे करा है तो वो भी यहां आ जाता है। एक्रूड इनकम्स जो आपको रिसीव करनी बाकी है वो भी यहां आ जाता है। एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये आपके करंट एसेट्स की चीजें हो गई। फिर बारी आती है कि करंट लाइबिलिटी में क्या होगा हमारे पास, तो करंट लाइबिलिटी में आपके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अगर आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करी हैं तो वो आ जाती हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डियर आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब अगर आपने टैक्स के लिए प्रोविजन बना रखा है, अभी आपने पे नहीं करा तो वो इसके अंदर आता है। इसके अलावा ट्रेड पेबल्स आता है जिसके अंदर क्रेडिटर और बिल पेबल आता है आपके पास। इसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग जितने भी खर्चे हैं आपके पास वो आ जाते हैं, राइट। आई होप आपको ये सब पता हो। तो करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब हमारे पास करंट एसेट जो दे रखे होंगे हम उसका टोटल ले लेंगे, करंट एसेट्स के साथ साथ करंट लाइबिलिटीज का टोटल भी ले लेंगे और ये रेशो निकालेंगे। लेट इट बी दिस रेशो इज 3:1, ठीक है, और पर्टिकुलर कंपनी, एंड एक कंपनी की है 2:1 और एक कंपनी की है आपके पास 1:1। तीन कंपनीज की हमने ये रेशो निकाली। कोशिश ये करना है कि डिनोमिनेटर को आपने 1 बनाना है। अब आप देखिए हम आपको बताएंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है। आइडियल रेशो जो बताई गई है करंट रेशो की वो ये बताई गई है 2:1। दैट मीन्स कि अगर आपके पास करंट लाइबिलिटी 1 रुपया है तो करंट एसेट आपके पास 2 रुपए होनी चाहिए। यानी अगर आपकी देनदारी 1 रुपए की है तो लेनदारी डबल होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आइडियल रेशो का क्या मतलब होता है? आइडियल रेशो का ये मतलब है कि इससे नीचे जाना भी अच्छा नहीं और इससे ऊपर जाना भी अच्छा नहीं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं डियर, इसको समझने की कोशिश करिए। अब जो सी कंपनी है इसकी हालत बुरी है। आप देखिए करंट लाइबिलिटी यानी देनदारी 1 रुपए की और लेनदारी भी 1 रुपए की है। अब ये बुरी सिचुएशन क्यों है, या फिर यहां पर आप कह सकते हो रिस्क क्यों हुआ इस कंपनी को? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके जो देनदार हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं वो आपको टाइम पर नहीं चुकाते, आपको वो टाइम पर नहीं चुकाते तो आप आगे अपने देनदारों को पैसे नहीं दे पाएंगे, अपनी करंट लाइबिलिटी नहीं चुका पाएंगे। और ये आपकी कंपनी के लिए गलत साइन होगा, ये आपकी कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन होगा जो कि आपकी कंपनी के लिए सही नहीं है। हमेशा याद रखिए कि आपके पास अगर देने वाले 1 लाख रुपए हैं तो लेने वाले कम से कम 1.5 लाख हो, कि अगर उनमें से कोई आपको पैसे नहीं देता या थोड़ा इधर उधर कर देता है तो एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो आपके पास आ जाए ताकि आप देने वाले को टाइमली दे सके। अगर आप
ये पसंद नहीं करते कि कोई आपको ये बोले भाई ये मेरे पैसे मार गया। तो इस कंपनी में थोड़ा रिस्क राइज हो गया। इस कंपनी में रिस्क कम है क्योंकि 1 रुपए अगर देने हैं तो लेने 2 रुपए हैं, तो अगर उसमें से कोई 50-60 हजार रुपए की गड़बड़ कर भी जाएगा तब भी आपके पास काफी इनफ पैसा है। अब बात आती है कि अगर ये रेशो हाई हो तो क्यों रिस्क है। 3:1 का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 रुपए देने हैं तो 3 रुपए आपने लेने हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि तो आपको तो ये बोलना चाहिए कि इसका आइडियल रेशो होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। मतलब अगर ये 4:1 हो तो और अच्छी बात हो जाएगी, 5:1 हो तो और अच्छी बात हो जाएगी, 10:1 हो तो ये तो और बढ़िया हो जाएगा। पर हमने तो ऐसा नहीं कहा। हमने तो कहा भाई आइडियल रेशो 2:1 है। हमने तो नहीं कहा कि 10:1 इज गुड रेशो। क्यों नहीं कहा, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी है और 10 रुपए की करंट एसेट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत खुशी की बात है कि आपको लेने हैं 10 रुपए। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। अब डिपेंड करता है कि करंट एसेट जो इतनी ज्यादा आपको नजर आ रही है इसके पीछे कारण क्या है। क्या आपके पास बहुत ज्यादा आइडियल कैश बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है कि आपने आइडियल कैश क्यों रख रखा है। बाहर से आपने लोन ले रखा है, ऊपर से बिजनेस में आइडियल कैश रख रखा है। या फिर करंट रेशो इसलिए भी ज्यादा आ गई होगी आपकी कि आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, यानी आपका माल नहीं बिका। तो क्या आप बताइए ये अच्छे साइन है कंपनी के लिए। तो अगर करंट रेशो हाई है और उसके पीछे रीजन ये है कि आपने बहुत ज्यादा कैश रख रखा है, या आपके पास इन्वेंट्रीज ज्यादा है, या आपने अपने डेटर्स को बहुत ज्यादा उधार दे रखा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है डियर। इसीलिए यहां पर एक आइडियल रेशो मेंशन है, दैट इज 2:1। ऐसा नहीं कहा गया कि रेशो जितनी हाइयर होगी उतनी अच्छी। तो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पकड़ होनी चाहिए, रेशो का मतलब पता होना चाहिए, रेशो के बारे में क्लियर होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर अगर आपसे पूछे तो आप उसका जवाब दे सके। तो अगर आइडियल रेशो मेंशन है दैट मींस कि दिस इज द बेस्ट रेशो। अगर आप इससे बिलो जाते हैं तो रिस्क बढ़ता है, क्योंकि आपके पास आप लाइबिलिटी नहीं चुका पाएंगे। और अगर ये इससे ज्यादा होती है, कुछ हद तक ज्यादा है, 2.5:1 है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये 7:1, 8:1, 9:1 इतना ज्यादा जाने लग रही है डियर, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो करंट एसेट्स में पैसा है वो बहुत ज्यादा ब्लॉक है। दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर द कंपनी। तो दिस इज योर करंट रेशो, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं क्विक रेशो की। क्लियर। तो क्विक रेशो क्या अलग सी है लिक्विडिटी रेशोज की। अगर हम बात करें क्विक रेशो के, आपके पास और भी नाम है। क्विक रेशो को हम एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशो, और इसे लिक्विड रेशो भी बोला जाता है डियर, प्रॉपर लिक्विड रेशो। लिक्विड का मतलब होता है कैश, सिंपल सी बात है। बिजनेस के अगर टर्म्स में बात करोगे तो इन कैश। तो क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला है आपके पास, इट्स क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटी तो हमें ओके है, जो हमने पहले पढ़ा वही करंट लाइबिलिटीज है इसके अंदर। अभी क्विक एसेट्स का क्या मतलब है, तो क्विक एसेट्स हम आपको बताते हैं, करंट एसेट्स में से दो एसेट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो वो क्विक एसेट्स होती है। कौन कौन सी, एक तो इन्वेंट्रीज और एक प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों, उसके पीछे आपको रीजन बताते हैं। इन्वेंट्री वो है जो आपकी बिकी नहीं, अनबिकी रह गई, वो इतनी जल्दी बिकने वाली नहीं है, वो कैश नहीं है आपके पास, एक तो उसको हटा दिया। और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब आप पैसा दे चुके हैं, इससे कुछ मिलना तो वैसे भी नहीं है आपके पास, तो पैसा तो नहीं है ना, ये तो जा चुका है आपके पास, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो इन दोनों चीजों को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो इसको माना जाता है लिक्विड कैश, यानी ये कैश है, प्रॉपर कैश है आपके पास। और इसके लिए आइडियल रेशो दी गई डियर 1:1, यानी अगर आपके पास करंट लाइबिलिटी 1 रुपए की है और क्विक एसेट आपके पास 1 पड़ी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन करंट एसेट आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि करंट एसेट में ये दो चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो क्विक रेशो के लिए आइडियल रेशो आपको दी गई है 1:1, यानी अगर आपके पास लाइबिलिटी 1 रुपए है और क्विक एसेट 1 रुपए है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये रेशो अगर ज्यादा होगी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगी फिर से वही बात है, टेंशन हो सकती है। तो इसीलिए आपके पास ये रेशो 2:1 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट 1:1 भी ओके है। लेकिन अगर ये रेशो और ज्यादा जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने डेटर्स वगैरह में अपना पैसा ज्यादा ब्लॉक कर रखा है, या आपने एडवांसेस जो हैं वो ज्यादा दे रखी हैं, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो ये आपके पास दो लिक्विडिटी रेशोज हो गई डियर। जो पहला पोर्शन है आपके पास करंट रेशो, दैट इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या आता है हमने आपको बताया, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। और अगर आप इनके बारे में ज्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप बैलेंस शीट को समझ सकते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाएंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो चीज समझ में आती नहीं है। तो आपकी बुक्स आपके पास होंगी, हम आपको क्वेश्चन जो है वो समझाएंगे और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस हैं इसके। तो देखिए, मान लीजिए आपको कहता है क्वेश्चन में लिक्विडिटी रेशियोज निकालिए, और आपको दी हुई है
करंट लाइबिलिटीज, हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आप लोग जो है उसको ध्यान से करिएगा। करंट लाइबिलिटी डियर आपको दे रखी है 50,000 रुपए, करंट एसेट्स आपको दे रखी है 80,000 रुपए, इन्वेंट्रीज आपको दे रखी है क्वेश्चन में 20,000 रुपए, और एडवांस टैक्स आपको दे रखा है 5,000 रुपए, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपको दे रखे हैं 5,000 रुपए। आपसे कहता है लिक्विडिटी रेशियोज निकालिए। अब लिक्विडिटी रेशियो की अगर आप बात करते हैं तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों ही आ जाते हैं उसके अंदर, राइट। दोनों चीजें आपके पास, करंट एसेट्स भी और करंट लाइबिलिटीज भी, तो सॉरी करंट रेशो भी और आपके पास लिक्विड रेशो भी। तो सबसे पहले मैं करंट रेशो निकाल देती हूं। तो करंट रेशो का फॉर्मूला दैट इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और यहां पर आपके पास करंट एसेट्स हैं 80,000 रुपए की और करंट लाइबिलिटीज हैं आपके पास 50,000 रुपए की। तो डियर ये आपके पास आ रही है 1.6:1। तो कुछ खतरा है लेकिन उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 1 रुपए की लाइबिलिटी है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एसेट्स 1.6 रुपीज है, तो बड़े आराम से आप कंपनसेट कर लेंगे, क्योंकि 2:1 से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बट कोशिश करनी चाहिए कंपनी को थोड़ा इंप्रूव करने की, पर कंपनी अभी बुरी सिचुएशन में नहीं है। इसके बाद हमें निकालनी है इसके अंदर क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है डियर हमारे पास, दैट इज क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटीज तो ओके है जो आपने यहाँ 50,000 लिए, लेकिन आपको सबसे पहले क्विक एसेट्स निकालनी पड़ेगी। तो क्विक एसेट कैसे निकलेगी, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स, राइट। तो करंट एसेट्स है हमारे पास 80,000, जिसमें से एक तो इन्वेंट्रीज हम लोग माइनस करेंगे दैट इज 20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारे पास 5,000 रुपए, और एडवांस टैक्स 5,000 रुपए, ये हम माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा डियर 50,000 रुपए। तो आपके पास क्विक रेशो दैट इज क्विक एसेट इज 50,000 एंड करंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो 50,000। तो ये रेशो आ गई आपके पास 1:1। तो कंपनी, अगर हम दोनों रेशोज को ध्यान से देखें तो यहां पर कंपनी की सिचुएशंस थोड़ी सी अब सुधरी हुई नजर आ रही है। मतलब यहां पे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन वहां पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास 1 रुपए की अगर देनदारी है तो 1 रुपए की आपके पास लेनदारी भी है प्रॉपर तरीके से, यानी कंपनी बड़े आराम से अपने लोन्स को यानी शॉर्ट टर्म लोन्स को चुका सकती है, राइट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं डियर, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो अब देखिए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन डील करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग अपने पीछे के क्वेश्चंस जो हैं, बैक क्वेश्चंस जो हैं, वो बड़े आराम से अटेंड कर सकें। तो आपको कहता है कि XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसकी करंट रेशो गिवन है 3.5:1, ठीक है, और क्विक रेशो भी आपको गिवन है दैट इज 2:1। आपको कहता है इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री 24,000, एक्सेस ऑफ करंट एसेट, जब एक्सेस की बात करता है तो ये बड़ा होता है, माइनस क्विक एसेट। तो बेसिकली इसने दे रखा है करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट। मतलब क्विक एसेट करंट एसेट से कितनी बड़ी है, इन्वेंट्रीज का डिफरेंस है इन दोनों में। तो ठीक है, और इन्वेंट्रीज का जो अमाउंट है डियर वो आपको दे रखा है 24,000 रुपए। कहता है कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। तो बहुत आसान है डियर, आपने क्या करना है, जिस भी चीज का फॉर्मूला दे रखा है सबसे पहले आपने वो फॉर्मूला लिखना है। अब एक बात समझिए, करंट एसेट्स कैसे निकलती हैं, क्विक एसेट्स में इन्वेंट्रीज प्लस कर दीजिए। तो करंट एसेट इक्वल टू, ये वहां जाके प्लस हो गया, दैट इज क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 24,000, ये रिलेशनशिप दे रखा था। अब आप करंट रेशो का फॉर्मूला लगाइए, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज 3.5/1। तो करंट एसेट्स की जगह ये रख दीजिए, दैट इज क्विक एसेट्स प्लस 24,000 अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 3.5 करंट लाइबिलिटी क्विक एसेट्स प्लस 24,000। यहां पर कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्विक एसेट का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्विक एसेट का फॉर्मूला, सॉरी क्विक रेशो का फॉर्मूला दैट इज क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये दे रखी है हमें 2/1, क्विक एसेट्स एज इट इज, करंट लाइबिलिटी भी एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी इक्वल टू क्विक एसेट्स। अब देखिए कुछ फायदा होगा आपको, यहां से क्विक एसेट ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी, उसे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3.5 करंट लाइबिलिटी ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी प्लस 24,000। तो 3.5 करंट लाइबिलिटी माइनस ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी 1.5 करंट लाइबिलिटी, 1.5 24,000 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगी करंट लाइबिलिटी दैट इज 16,000। तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई डियर आपके पास 16,000 रुपए, देखिए।
और अगर आप इसका ट्वाइस कर देंगे तो आपके पास क्विक एसेट्स भी आ जाएंगी, दैट इज 32,000 रुपीज। क्लियर? हमसे क्या पूछा था? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी निकल गई, 32,000 यहां डाल दीजिए, तो 32,000 प्लस 24,000, राइट? अगर आप इसे प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना है आपका करंट एसेट्स। तो करंट एसेट आपके पास आ गया 60,000, सॉरी 56,000, क्योंकि 32 प्लस 24 दैट इज 56,000। तो हमने क्या किया, बहुत सिंपल सी चीज है। करंट रेशो का फॉर्मुला दिया था, करंट रेशो का फॉर्मुला लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्विक रेशो का फॉर्मुला दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से वैल्यू यहां पुट हो रही थी, ऑटोमेटिकली आपके पास एक वैल्यू निकल गई जिसने आपका बाकी सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा था जिसमें हमने डायरेक्ट रेशो निकालनी थी। इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन था जिसमें रेशो गिवन थी, मिसिंग फिगर्स निकालनी थी। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, होपफुली आपको और मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन में डियर हमें गिवन है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमें गिवन है 3 लाख रुपीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज हमें गिवन है 80,000 रुपए की। शेयर होल्डर फंड हमें गिवन है 2 लाख रुपए का, और नॉन करंट एसेट्स आपको गिवन है। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स गिवन है 1,60,000 रुपए की, और हमें गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स 1 लाख रुपए की। आपसे कहता है कैलकुलेट द करंट रेशियो। ठीक है डियर, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है, इसके लिए जरूरी है कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं आता तो ये आपके लिए दिक्कत करेगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूला मतलब फॉर्मेट याद कराने की बात बता रही हूँ, आप उसे जरूर याद रखिए। एटलीस्ट अगर आपको लॉन्ग वाला याद नहीं है, आप इसे ऐसे बना लीजिए। यहां पर याद रखिए कि आता है आपके पास शेयर होल्डर फंड, यहां आता है आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी, यहां आता है करंट लाइबिलिटी, यहां आती है नॉन करंट एसेट्स और यहां आती है करंट एसेट्स, और दोनों का टोटल मैच करना चाहिए। प्लीज इतना तो जरूर याद कर लीजिए अगर आप रेशो वाले क्वेश्चन खास तौर पे कंप्लीट करना चाहते हैं। जो जो चीजें दे रखी हैं वो रख दीजिए। आपको टोटल एसेट्स दे रखी हैं, टोटल एसेट्स मतलब आपको ये टोटल दे रखा है, दैट इज 3 लाख रुपीज, और जो टोटल एसेट्स होती है वही तो टोटल लाइबिलिटी होती है, तो ये 3 लाख रुपए यहां आ गए। ठीक है जी। फिर हमें नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखे हैं तो हमने यहां डाल दी नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर हमें शेयर होल्डर फंड दे रखा है, वो हमने यहां डाल दिया शेयर होल्डर फंड 2 लाख रुपए। हमें नॉन करंट एसेट्स, ये दोनों ही नॉन करंट एसेट्स होती हैं, तो 2,60,000 रुपए आपके पास नॉन करंट एसेट्स आ गई। अब देखिए कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन होगा। 3 लाख में से 280 माइनस कर दीजिए, 20,000 आपकी करंट लाइबिलिटी आ गई, और 3 लाख में से 260 माइनस कर दीजिए, 40,000 रुपए आपके पास करंट एसेट्स आ गई। बताओ कितना आसान है अगर आपने ये फॉर्मेट याद कर लिया। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। बिल्कुल ऐसे नहीं बनती बैलेंस शीट, वर्टिकल बनती है, बट ये आपकी समझाने के लिए ताकि आप फटाफट से रेशो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो अब हमें करंट रेशो निकालनी है, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट है हमारे पास 40,000 और करंट लाइबिलिटी है हियर हमारे पास 20,000। तो ये रेशो आपके पास आ जाएगी 2:1। और देखिए आपका किस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपने अब तक 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए। एक जिसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, आपने करंट रेशो निकाली। दूसरा टाइप जिसके अंदर रेशोज थी, मिसिंग फिगर्स निकालनी थी, बिना घबराए आप रेशो का फॉर्मुला लगाइए। तीसरा टाइप जिसमें आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी डायरेक्टली ना देकर बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी थी बैलेंस शीट की, और किस तरीके से आपने मजे से अपने आप निकाल लिया। 3 लाख टोटल एसेट दी थी तो टोटल लाइबिलिटी भी इतनी होगी। ये दोनों चीजें दी, ये चीज दी, आपने ऑटोमेटिकली करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी निकाल ली। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है बच्चों को और एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और उसके साथ ही हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो एक क्वेश्चन होता है डियर जिसमें आपको करंट रेशो दे रखी होती है 2:1 और डिफरेंट सिचुएशंस दे रखी होती है। पूछा होता है कि रेशो में कोई चेंज आएगा, इंप्रूव होगी या फिर डिक्रीज होगी। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इनको। अब इस क्वेश्चन को करने का जो मेरा तरीका है, मैं क्या करती हूँ, करंट रेशो में करंट एसेट्स को एज्यूम कर लेती हूँ कि मान लो 2 लाख रुपए है और ये 1 लाख रुपए है, यानी करंट एसेट्स को 2 लाख ले लिया और करंट लाइबिलिटी को 1 लाख, रेशो 2:1। तो उससे आसान हो जाता है मुझे समझना। पहला उसने मुझे कहा पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। मान लीजिए आपने कोई भी लाइबिलिटी पे करी, कोई भी, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर आपने पे करे, तो अब आपको ये सोचना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप क्रेडिटर पे करोगे। एग्जांपल ले लो 50,000 रुपए, ठीक है। तो एक तो कैश कम होगा सर, और एक आपके क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे,
50,000 से। अब ध्यान से सुनिए करंट रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कैश कम होगा और कैश करंट एसेट्स में होता है, तो 2 लाख में से आप 50,000 रुपए माइनस कर देंगे, और क्योंकि करंट लाइबिलिटी कम हो गई तो नीचे भी आपके पास सब्ट्रैक्ट हो गया। कोई तुक्का मुझे पसंद नहीं है कि मैं इसका एक तुक्का बता दूं कि ये तुक्का आपको याद कर लेना चाहिए। आप लॉजिकली देखिए, इस तरीके से एग्जांपल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। 2:1 दिया था, इसे 20,000 अपॉन 10,000 ले लो, या 20 लाख अपॉन 10 लाख ले लो, या 2 लाख अपॉन 1 लाख ले लो, और मुझे कहा करंट लाइबिलिटी पे करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो मैंने एक assumption ले ली कि 50,000 की करंट लाइबिलिटी है। अब देखिए यहां पर ये बचे 1.5 लाख रुपए और यहां पर बचा ये 50,000, राइट। अब आप इसे काटेंगे तो रेशो क्या आ गई, 3:1। तो आपको दिख रहा है कि पहले 2:1 थी और अब 3:1 हो गई, यानी फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर हो जाएगा इंप्रूव। इंक्रीज को यहां पर इंप्रूव नाम से बोला जाता है कि आपकी रेशो इंप्रूव हो गई। दैट इज द फर्स्ट पार्ट आंसर। इज इट ओके? सेकेंड पार्ट में आपको कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जब आप माल खरीदोगे, एक तो आपके पास स्टॉक आ जाएगा। फिर से एग्जांपल ले लो कि आपने 50,000 रुपए का स्टॉक ले लिया, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, और क्योंकि क्रेडिट पे आपने लिया है तो आपके क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। चलिए अब करंट रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक यानी इन्वेंट्री करंट एसेट्स में होती है, तो ये 2 लाख में 50,000 रुपए प्लस हो जाएंगे, और क्योंकि आपने उधार पे खरीदा है तो आपकी करंट लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो ये 1 लाख प्लस 50,000 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 2.5 लाख और ये हो गया आपके पास 1.5 लाख। तो अब आपकी रेशो पर क्या फर्क पड़ा, अब हमें ये देखना है। तो ये आ गई डियर आपकी 1.67:1। तो पहले के मुकाबले ये रेशो आपके पास डिक्रीज हो गई, राइट। तो यहां पर आपका आंसर हो गया डिक्रीज। ठीक है, तो बड़े आराम से आप और कॉन्फिडेंटली आप आंसर दे सकोगे। अगर आप दिमाग में सोचते रहोगे यार इससे क्या होगा, उसको तो मैंने रटा था कि उससे प्लस होता है तो माइनस होता है, कुछ नहीं सोचने की जरूरत, सिर्फ उसका इफेक्ट देखो, एग्जाम्पल डालो, आपके पास एकदम करेक्ट आंसर आएगा, गलत नहीं होगा, पक्के श्योर होगे कि क्या लिखना है उसमें। एक और उसने बोला कि आपने कंप्यूटर बेचा, 4,000 रुपए का आपका कंप्यूटर था और आपने 3,000 में उसको बेच दिया। तो पहली बात, एक तो कंप्यूटर चला जाएगा जी, लेकिन कंप्यूटर ना तो करंट एसेट है ना करंट लाइबिलिटी का कोई तुक है। अब जो आपका 1,000 रुपए का लॉस हुआ वो भी आपका शेयर होल्डर फंड में आता है, वो भी यहां नहीं आता, ठीक है कि नहीं। तो आपके पास कैश जरूर आ जाएगा बिजनेस में, कितना, 3,000 रुपए। तो ये 3 इफेक्ट हुए आपके पास। कंप्यूटर चला गया, वो आपके पास एसेट्स है, वो यहां पर आती नहीं है। लॉस हुआ, वो शेयर होल्डर फंड को अफेक्ट करता है, प्रॉफिट और लॉस। और जो 3,000 का आपके पास कैश आया वो आपके पास इंक्रीज कर देगा आपकी करंट एसेट्स को। तो यानी आपकी जो करंट एसेट है वो 2,03,000 हो जाएगी। अगर हम इस एग्जांपल से लें तो 2,03,000 हो जाएगी, और आपके पास जो नीचे है वो भी 1 लाख रुपए है, तो ये हो जाएगा 2.03:1। तो पहले के मुकाबले आपकी रेशो क्या हो जाएगी डियर, इंप्रूव हो जाएगी। यानी हम यहां लिख सकते हैं कि आपके पास रेशो इंप्रूव हो गई। इज इट ओके? चलिए, इसके अलावा वो कहता है कि मान लीजिए कि हमने गुड्स बेचे हैं, 10,000 रुपए वाले गुड्स 11,000 में बेच दिए। अब ध्यान से सुनिए, एक तो आपका स्टॉक चला गया, ठीक है, 10,000 रुपए का, आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो जो प्रॉफिट हुआ वो शेयर होल्डर फंड की बात है। फिर आपके पास 11,000 रुपए कैश आ गए। तो अगर देखा जाए तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो डियर देखिए इसका क्या इफेक्ट होगा। 10,000 रुपए का आपका स्टॉक चला गया, ठीक है जी, स्टॉक चला गया, स्टॉक करंट एसेट होती है। 11,000 रुपए आपको कैश मिल गए, ठीक है, और 1,000 रुपए का जो आपको प्रॉफिट हुआ वो तो अभी आपके काम का नहीं है क्योंकि वो जाता है शेयर होल्डर फंड में। अब देखिए करंट रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। जो 2 लाख रुपए आपकी करंट एसेट्स है उसमें से 10,000 रुपए का स्टॉक चला गया और 11,000 रुपए कैश के प्लस हो गए। करंट लाइबिलिटी में तो कोई चेंज है ही नहीं, यानी 1 लाख रुपए ही एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो न्यूमिनेटर इंक्रीज ही हो रहा है, 2,01,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो यहां पर आपकी रेशो 2.01:1 हो गई। तो 2:1 से तो इंक्रीज ही हुई है ना, तो यहां पर भी आप क्या बोल सकते हैं कि आपकी रेशो इंप्रूव हो गई। इज इट ओके? द लास्ट वन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब आप पेमेंट ऑफ डिविडेंड करेंगे डियर तो आपके पास क्या होगा, हाँ जी डियर, अगर आपने डिविडेंड दिया जो कि 4th पॉइंट है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं आपको बताती हूँ। करंट एसेट्स हैं आपके पास 2 लाख रुपए की, तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का डिविडेंड दिया 50,000 रुपए का, तो एक तो आपका कैश चला गया तो करंट एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। और क्योंकि जब आप प्रपोज करते हैं उसके बाद ही आप देते हैं तो वो आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में पड़ा होता है, तो आपकी करंट लाइबिलिटी में पड़ा होता है, तो जैसे ही आप पे कर देंगे तो वो करंट लाइबिलिटी भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो आपके पास यहां रह जाएगा 1.5 लाख
और यहां रह जाएगा आपके पास 50,000। तो ये रेशो आपके पास हो जाएगी 3:1, यानी यहां पर आपकी रेशो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो हमने कोशिश करी है डियर कि आपको एक ही वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर रेशो को लेकर, इस पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर सब तरीके का कंसेप्ट, रीजनिंग और क्वेश्चंस कराए जाए, और होपफुली आपको इस वीडियो से मदद जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और बेनिफिशियल लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभाग।